अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो पाकिस्तान की तारीख के 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जो कि इस वक्त 4.5 बिलियन डॉलर्स हैं। अच्छा, ये वो रिजर्व हैं जो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। ठीक है, स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं, जो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, इस वक्त वो 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसमें कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व हैं उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, इस 4.5 बिलियन डॉलर्स में भी वो अमाउंट है जो कि हमने चीन से या सऊदी से ली हुई है। 3 बिलियन डॉलर तो सऊदी की नहीं दिए हमें कि इसको आप रखेंगे। ठीक है। तो कंडीशन ये थी कि आप इसको खर्च नहीं करोगे, आप इसको आप संभाल के रख लोगे। ठीक है, ताकि आप डिफॉल्ट के करीब ना जा सके। तो अब वो रिजर्व भी बिल्कुल कम होके देखा जाए तो 4.5 बिलियन डॉलर तक आ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। डॉलर की बात करें तो इस वक्त जो डॉलर के रेट चल रहे हैं हमारे पास, वो दो रेट हैं। एक है इंटर बैंक का रेट और एक है ओपन मार्केट। ठीक है। इंटर बैंक में डॉलर जो गवर्नमेंट ने इस वक्त समझे उसको फिक्स किया हुआ है, वो है 227 का डॉलर मिल रहा है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसमें। मगर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की जो वैल्यू है वो है 267 से भी ऊपर चला गया। कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि 270 275 तक जा रहा है डॉलर। ठीक है। मगर अगर 227 और 267 का डिफरेंस निकाल लें तो तकरीबन जो है 40 रुपीज जो है का इसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी 40 रुपए ज्यादा महंगा मिल रहा है इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉलर के हवाले से आईएमएफ क्या कहता है। आईएमएफ कहता है कि जो आपने दो दो रेट डिसाइड किए हुए, एक आपने 227 रुपये रिकॉर्ड किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ जो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। जो गवर्नमेंट बोली है कि डॉलर का रेट 227 रुपये है, वो उससे इंक्रीज नहीं हो रहा है। काफी टाइम से आप नोट कर रहे होंगे डॉलर का रेट 227 पे ही रुका हुआ है। ठीक है। मगर इंटरनेशनल सॉरी ओपन मार्केट में वो कहाँ चला गया, वो 267 65 तक चला गया है। इसका मतलब है 38 40 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो स्टेट सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी, आईएमएफ का कहना यह है कि आप अपने रेट को जो है वो मार्केट पे आप उसको छोड़ देंगे। मार्केट में जो रेट होगा, ठीक है, उसको आप फाइनल करें। यानी अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक कर दें आप, बस मार्केट में जो डिमांड है उसके मुताबिक। और अगर हम इस तरह कर देते तो हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है, वो तो फिर हमारा 300 तक पहुंच जाएगा। यानी अगर हम उसको फ्री कर देते हैं अपने एक्सचेंज रेट को, ठीक है, तो डॉलर की प्राइसेस जो हैं 300 तक पहुंचने के चांसेस हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है उसको सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो लोग दो चीज़ें खरीदारी कर रहे हैं, दो चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। एक तो लोग डॉलर की परचेजिंग कर रहे हैं, और सेकंड ये कि वो गोल्ड परचेज कर रहे हैं। ठीक है। गोल्ड परचेज कर रहे हैं और डॉलर परचेज कर रहे हैं। उनको बस जो पब्लिक है उसने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए कि जब उनको पता चला कि मुल्क जो है डिफॉल्ट होने के करीब है, तो करेंसी की वैल्यू तो होगी नहीं, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट या तो डॉलर पे लगाई है या फिर गोल्ड के ऊपर पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इसलिए कि इनकी वैल्यू कहीं जाती नहीं है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फिर भी रहेगी। करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म हो जाती है, मगर ये कि दोनों चीज़ों की रहेगी। तो वो इन्वेस्टर जो कि रियल एस्टेट पे पैसे लगा रहे थे या स्टॉक एक्सचेंज पे लगा रहे थे या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकी है, और जो है उन्होंने डॉलर पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई बहुत ज़्यादा। इस वजह से डॉलर का रेट जो है वो इतनी ऊपर चला गया। नहीं, ओपन मार्केट में जो है 40 45 और 50 रुपीज का भी डिफरेंस कहीं सुनने में आया कि इतना डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो एक तो वजह है कि डॉलर बढ़ गया। दूसरा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है कि आपका जो गोल्ड है वो 43% उसके प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है। और अभी जो करंट हमें रेट पता चला है वो है 1,82,300, यानी 1,82,300 रुपए की प्राइसेस हैं, जो कि हो सकता है अब हम देखें तो वो इंक्रीज हो गई होंगी। नहीं, इतनी डिमांड कर रहे हैं लोग गोल्ड की।
अच्छा, पाकिस्तानियों ने तकरीबन 8 महीने में 13 टन गोल्ड खरीदा है, 13 टन गोल्ड खरीदा है। यानी कोई हद होती है कि जब मुल्क को उनको अंदाजा हो गया कि मुल्क जो है डिफॉल्ट होने के करीब है, तो उन्होंने दो काम किए, या तो गोल्ड परचेज किया है या डॉलर परचेज किया है, बस इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किए। तो ठीक बात है, जब इतनी ज़्यादा आप परचेजिंग करेंगे तो फिर उसकी डिमांड तो इंक्रीज होगी, और बिलाखिर उसकी डिमांड जो है इंक्रीज होके डॉलर जो है वो कहाँ चला गया ओपन मार्केट के अंदर, और गोल्ड की आप प्राइसेस देख रहे हैं कि 43% से इंक्रीज होके 182,300 तक पहुंच चुका है। तो ये हालात है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका, वो ये कहा जा रहा है कि $700 बिलियन तक पहुंचने के चांसेस हैं। ये $700 बिलियन तक पहुंचने के चांसेस है इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट के। ठीक है, आपने कोशिश की है कि इंपोर्ट्स को रोक लें, अगर आपने इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, ठीक है, तो उससे ट्रेड डेफिसिट तो कम हुआ है। बट ये फिर एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रही है आपकी। ठीक है, अच्छा, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी इंडस्ट्रीज की ऐसी है जो कि इंपोर्ट्स करती हैं रॉ मटेरियल को या कोई भी पार्ट्स को, ठीक है, उसके बेसिस पे वो चीज़ बनाते हैं, अपना हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यानी आपकी एक्सपोर्ट भी जो है डिपेंड करती है आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर। जब आप इंपोर्ट्स नहीं करोगे तो फिर एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वक्त कंडीशन ये है कि आपने इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, तो डॉलर है ही नहीं मुल्क के अंदर। जब डॉलर नहीं है तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत मुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट्स की पेमेंट है। अच्छा, वो जो 300 सऊदी ने दिए हैं और चीन ने दिए हैं, बस वही अमाउंट हमारे पास अभी रखी हुई है। तो ये पोजीशन। तो इस बेसिस पे जब आपने इंपोर्ट्स को रोक दिया, तो इंपोर्ट्स रुकने के बाद क्या कंडीशन हुई? इंपोर्ट्स रुकने के बाद फिर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कहा जा रहा है कि माइनर सर्जरी की जा रही है, माइनर ऑपरेट किए जा रहे हैं, बड़े ऑपरेट नहीं किए जा रहे। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ आप इंपोर्ट करते थे, फला मेडिसिन नहीं है हमारे पास, इंजेक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इक्विपमेंट नहीं है फला हमारे पास, वो सब चीज़ें इंपोर्ट्स होती हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमें जो है मेडिकल सेक्टर में नज़र आ रहा है, हर जगह नज़र आएगा। जब आप इंपोर्ट को स्टॉप कर देंगे, इंपोर्ट्स को रोक देंगे, यहाँ तक कि आप जो है जो खाने पीने की ज़रूरी अशिया हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो तक इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके जो डैमरेज लग रहे हैं, पोर्ट पे आपका माल खड़ा हुआ है, उस पर डैमरेज लग रहे हैं, डैमरेज की ड्यूटी से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब डॉलर है ही नहीं, डॉलर होंगे तो हम उसको पे करके जो है रिलीज करवाएंगे, तो वहाँ पर डॉलर ही नहीं है। तो एक वजह ये है कि हमारा डेफिसिट जो है बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, यानी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ गए, वो भी $700 बिलियन तक पहुंचने के चांसेस हो गए। अच्छा, रेमिटेंस की भी बात की जा रही है कि जब से एक तो गवर्नमेंट ही आई है तो रेमिटेंस थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, जो कि $31 बिलियन तक पहुंच गई थी 2021 में। अब वो कम होके जो है कहा जा रहा है कि हो सकता है $2 बिलियन तक पहुंच जाए, बस यानी बिल्कुल कम हो जाए। तो इन हालात की बिना पर जो है वो डॉलर मुल्क में नहीं आ रहे, यानी रिजर्व ना बढ़ने की रीजन ये भी है कि रेमिटेंस भी नहीं आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है। ठीक है, फिर आगे पीछे से जो लोन्स थे, अमाउंट थी, वो भी अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से अभी अमाउंट रिसीव होने वाली है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा ओवरऑल कंडीशन देख लें इसकी। तो वो अमाउंट अभी तक नहीं पहुंची है, तो इस वजह से मुल्क में रिजर्व तो है। ठीक है, तो इस वक्त जो कंडीशन है मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन, वो अगर आपने जो चीज़ें भी मैंने बताई हैं उसके हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो फ्लड के मसला हमारे सर पे था कि भाई फ्लड आया था अभी चंद महीनों पहले, और उसके बाद मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, हमारी फूड जो है इनसिक्योरिटी मुल्क में पैदा हो गई। फिर इसके अलावा जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि आए दिन एक न्यूज़ में कि एक इक़्तिदार की रस्सा कशी चल रही है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुल्क को इस तरफ लेकर आई हैं। असल ये चीज़ें हैं जो इस वक्त मुल्क को इस तरफ लेकर आई हैं कि मुल्क के अंदर जो है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से मुल्क आज इस दौरान पे खड़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि आपने इतने इतने साल सबने हुकूमत करके गए, ठीक है, तो मुल्क की इकोनॉमी की क्या हालत आपने छोड़ के गए कि मुल्क की इकोनॉमी आज जो है डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गई है? तो ये सवाल किया जाएगा, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या करके गए मुल्क के साथ।
फिलहाल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बेचारे एक आम आदमी की बात करें, अच्छा उसको नहीं पता कि मुल्क के अंदर जो है फॉरेन रिजर्व कितने हैं, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट कहाँ जा सकता है, आईएमएफ का प्रोग्राम कब होगा, जेनीवा में क्या हो रहा है, उसको सिर्फ ये पता है कि भाई मुझे आटा जो है 160 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, यानी 1600 रुपए की एक बोरी है 10 किलो की, 160 रुपए किलो आटा। ठीक है। उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप ये देखो कि गैस कहाँ चली गई है। ठीक है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसके अलावा जो है प्राइसेस इंक्रीज होने की बात हो रही है। कुकिंग ऑयल की बात कर लें, कुकिंग ऑयल जो है हमारे पास 4 वीक्स का टोटल हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो खत्म हो जाता है तो हमारे पास ऑयल नहीं है, फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने जो है न्यू टैक्सेस अनाउंस कर दिए हैं, वो बैंक प्रॉफिट पे टैक्स लगाएंगे, लेवी लगाएंगे, इंपोर्ट्स के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर हम लेवी लगाएंगे, 50 to 70 रुपीज तक ले जाएंगे उसको। तो उसके बाद मुल्क में फिर जो अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन देखें आप क्या है, तो उसके बाद क्या हल होगा उसका। ठीक है, यानी मुल्क की जो भी कंडीशन है अभी, अगर सिर्फ हम इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो इन्फ्लेशन आपका जो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 27% तक पहुंच गया है, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स एक्सपीआई 30% तक है। यानी अगर अभी सीपीआई 27% है, तो ये तो आईएमएफ के प्रोग्राम जो कि अभी बातें चल रही हैं कि वो बहुत जल्द हो जाएगा, और हमारे लिए ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। तो उस आप ये कह लें कि आईएमएफ के प्रोग्राम को ना मानने की वजह से आप डिफॉल्ट हो जाओगे, और आईएमएफ के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने की वजह से आपको जो इन्फ्लेशन है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी 27% 37% इन्फ्लेशन हो जाएगा मुल्क के अंदर। तो अब ये बताइए कि आम आम आदमी के ऊपर कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। वही बेचारा आटा, घी, चीनी, पत्ती की बात करेगा, उसके उसके उसको क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, उसकी परचेजिंग पावर का क्या होगा, परचेजिंग पावर उसकी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी पोजीशन इस वक्त हमें नजर आ रही है। अच्छा, ये जो हम बार बार एक वर्ड सुनते में आए हैं भाई कि मुल्क जो है डिफॉल्ट होने वाला है, डिफॉल्ट होने वाला है, तो उसको आपने सुना है मुख्तलिफ जगहों पर। तो जरा उसको भी हम एक टेक्निकली कुछ पॉइंट में आपको बता दूं उससे रिलेटेड। ठीक है, देखें हमारे पास जो डिफॉल्ट की बात होती है उसमें हमारे पास दो तरह के डिफॉल्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल डिफॉल्ट, एक होता है ग्लोबल डिफॉल्ट। टेक्निकल डिफॉल्ट का मतलब है कि आज 11 जनवरी है, और आज 11 जनवरी को मुझे जो है वो पेमेंट करनी थी, लोन्स की पेमेंट करनी थी, बॉन्ड्स की, जो भी है पेमेंट्स करनी थी। ठीक है, और वो आज मैं पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ठीक है, ये कहलाता है टेक्निकल डिफॉल्ट, मैंने पेमेंट नहीं की। अब क्या होगा, मैं जो है मेरे पास 15 डेज होते हैं कि 15 डेज के अंदर मैं लेटर लिखूंगा फला कंट्री को, फला इंस्टीट्यूशंस को, या समझे बैंक को, किसी बैंक को, दुबई के बैंक को या फला बैंक को, कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाया, और ये रीजन है। सॉरी, पहले वहां से लेटर आएगा, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर वहां से लेटर आएगा, यानी हमारे पास 15 डेज होते हैं। वहां से लेटर आएगा कि भाई आपने पेमेंट नहीं की। ठीक है, और पेमेंट क्यों नहीं की आपने, और कब तक कर देंगे, और ये सब बातें वो लिख कर देंगे। फिर आपके पास मजीद 15 डेज होते हैं कि जो है आप उसको रीजन बताइए कि भाई पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास रिजर्व नहीं है, या जो भी रीजन है आपने उसको देनी है। तो टोटल हमारे पास 30 डेज होते हैं, 30 डेज में हो सकता है आप अरेंज करके उसको पे कर दें। अगर आप उन 30 डेज में पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर आप ग्लोबल डिफॉल्ट हो जाते हो। फिर होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि जो पेमेंट्स बॉन्ड्स की आपको करनी थी, आपको जो लोन्स पे करने थे, जो उसकी मेच्योरिटी या लास्ट डेट आ चुकी थी, बट आपने वो पे नहीं किए, इट्स मीन कि आप ग्लोबल डिफॉल्ट हो गए। ठीक है, तो टेक्निकल डिफॉल्ट, ग्लोबल डिफॉल्ट, बस ये ध्यान में रखें, अभी हम कोई से भी डिफॉल्ट नहीं हुए, यानी हम टेक्निकल डिफॉल्ट भी नहीं हुए अभी। ठीक है, टेक्निकल डिफॉल्ट भी पाकिस्तान का नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि हम जो पेमेंट्स होंगे वो टाइम पर कर देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब जरा हम आईएमएफ की बात कर लेते हैं। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, उसमें आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम उससे हटके जो है नहीं चल सकते। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम को जो है नहीं ले पाते, तो फिर मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ चले जाएगा, इसलिए पेमेंट नहीं है हमारे पास। और अगर आईएमएफ प्रोग्राम हम ले लेते हैं, मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम की बात करें, तो आईएमएफ जो है उसका ये कहना है कि आप जो है आईएमएफ प्रोग्राम की अगर कंडीशंस हम देख लें, उसमें ये है कि आपको न्यू टैक्स इम्पोज करने होंगे। ठीक है,
गैस पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी के रेट इंक्रीज करने होंगे। अच्छा, गैस पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी के रेट इंक्रीज करने की रीजन ये है कि आपका जो सर्कुलर डेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको डिक्रीज करना है आपने। ठीक है। तो न्यू टैक्सेस लगाने हैं, गैस पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने हैं। इसके अलावा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट के मुताबिक आपने करना है, छोड़ दें आप उसको आज़ाद। मार्केट में जो रेट है वो डिसाइड होगा, फिर फाइनल होगा। ठीक है। तो अगर इन कंडीशंस की अगर हम बात देखें, इन कंडीशन को देखें तो बहुत टफ कंडीशन है, यानी ऐसी कंडीशन है कि वाकई में इसको एक्सेप्ट करने के बाद मुल्क में इन्फ्लेशन की एक नई लहर आएगी। यानी वैसी मैंने आपको बताया 27 है और वो SPI 30% है, तो कहाँ जाएगा फिर? 10% 15% इंक्रीज करें उसके अंदर। ठीक है। तो ये तमाम कंडीशन है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं इसकी बेस पर? पाकिस्तान के रिफॉर्म्स देखें, हमने क्या सोची हुई है? हमने सोची हुई है कि बस हमें लोन मिल जाए IMF से या फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान से लोन मिल जाए। तो हम जो सोच के बैठे हुए हैं कि हमें कहीं से लोन मिल जाए ताकि हम अपने आप को जो है डिफॉल्ट होने से बचा लें। यानी एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, बस हम ये करते हुए आ रहे हैं, मगर कब तक चलेगा ये? दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हो जाए ताकि हमारे जो इम्पोर्ट्स डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, सॉरी, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाए। यानी हम दूसरी चीजों पर तकिया करके बैठे हुए हैं कि वहां पर जो है या तो हमें कहीं से इमदाद मिल जाए या फिर ऑयल प्राइसेस कम हो जाए। यानी हमारी अपनी क्या स्ट्रेटेजी है, हम खुद क्या सोचे हुए हैं, खुद क्या प्लान किए हुए हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो हमने टैक्सेस मुल्क में लगाए हुए हैं, टाइट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की हुई है। ठीक है। तो इससे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो क्या कर सकते हैं भाई? जो सजेशन दी जाती है वो यही है कि आप जो है अपने टैक्सेस को डिक्रीज करें, टैक्सेस को कम करें। जब आपके टैक्सेस कम होंगे, अच्छा आपकी रेवेन्यू कम होगी, तो आप क्या करें? अपने एक्सपेंडिचर भी कम करें। टैक्स का रेट कम करेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करेगी, यानी मुल्क के अंदर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है। और मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब अपना एक्सपेंडिचर कम करें। अब अपने एक्सपेंडिचर तो देखिए कहाँ जा रहे हैं। अभी एक विजिट जेनेवा के लिए 10-10 लोग साथ जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है। आप 10-10 लोगों को साथ लेके जा रहे हैं। अभी सुनने में आया कि गवर्नमेंट जो है वो लग्जरी गाड़ी जो है, व्हीकल्स जो है उसके ऊपर ड्यूटीज जो है उसमें थोड़ी नरमी दिखाने की बात की है। तो भाई आप क्यों करें जब आपके पास रिजर्व ही नहीं है? तो आप ये इतनी महंगी गाड़ियां क्यों इंपोर्ट करने करने बैठ रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहे हैं आप, अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। ठीक है। पीछे से टैक्स के थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी मार्केट आपकी इंप्रूव हो। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमें खुद भी करनी पड़ेंगी। हमारे अपने रिफॉर्म्स क्या है? हमने खुद क्या किया पाकिस्तान में? नहीं। फिलहाल तो अब थोड़ी सी बेहतरीन न्यूज, जो बेहतर न्यूज आ रही है हमारे पास वो ये है कि IMF ने जो है इशारा दे दिया है कि वो अपने प्रोग्राम जो है वो जारी रखेगा। ठीक है। बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड। बस अगर आप एक मरतबा IMF से प्रोग्राम कर लेते हो तो आपके डिफॉल्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट होने के चांस कम हो जाते हैं, बस जैसे ही आपको पता, पब्लिक को पता चलेगा कि भाई अब डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा पाकिस्तान। ठीक है। जैसे उसके पता चलेगा वो क्या करेगा? वो जो डॉलर उसे परचेज किए हुए हैं, इतने इतने गोल्ड परचेज करके रखे हुए हैं, ठीक है, वो बोलेंगे भाई ठीक है अब सब मामला सेट हो गए, अब उसको निकालें आप। वो उसको फिर मार्केट में निकालेंगे, वो डॉलर सेल करना शुरू कर देंगे, वो गोल्ड को सेल करेंगे। तो मार्केट में डॉलर की गोल्ड की सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे आ जाएंगे। यानी अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफॉल्ट होने की जो अभी इस वक्त कंडीशन है, या लोगों के जहन में एक फैला हुआ है, एक बात बैठी हुई है कि भाई हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, तो बस उनके जहन से वो चीज़ निकालनी है। जैसे ही IMF का प्रोग्राम हमारे पास आता है, IMF प्रोग्राम को हम लेते हैं, नेक्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी के साथ जो है आपके डिफॉल्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। बस जैसे ही ये इन पब्लिक होगी न्यूज़, तो क्या होगा? वो डॉलर की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी जो उस वक्त आसमान को छू रही हैं। ठीक है। यानी डिमांड ऑफ डॉलर कम हो जाएगी, PKR आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है दोबारा 227 पर आ जाए, 227 228 जो भी रेट चल रहे थे तकरीबन उसके करीब आ जाएगा। तो ये इस वक्त कंडीशन अगर हम बात करें। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई हमें जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे पास जो है लोन्स जो है उसकी अमाउंट हमें कुछ ममालिक ने लोन देने देने की वो की कि हम आपको लोन देंगे। फ्लड, खास तौर पे जो आपके मुल्क में फ्लड आया है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, यानी प्लेस्ड के उसमें देंगे हम आपको।
प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस्लामिक जो डेवलपमेंट बैंक है उसने $4.2 बिलियन बोले हैं कि अब 3 साल के अंदर $4.2 बिलियन हम पे करेंगे। अच्छा, ये फ्लड विक्टिम के लिए, फ्लड के लिए कि आप उसको एक प्रोजेक्ट बना के दोगे। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी $2 बिलियन बोले हैं, मगर आप उनको प्रोजेक्ट बना के दोगे कि भाई ये हमने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इस पर हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें लोन चाहिए, तो फिर आपको लोन पे करेंगे। ये अमाउंट अभी नहीं मिलेगी। ये जो आप देख रहे न्यूज में बार बार आ रहा है कि भाई 11 पॉइंट तकरीबन $11 बिलियन की जो है हमें इमदाद आ गई है। $11 बिलियन की भाई इमदाद आई नहीं है, ये उन्होंने अनाउंस किया है कि हम आपको देंगे। कब देंगे? जब आपकी कंडीशन देखेंगे। इस्लामिक बैंक, डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो $6.2 बिलियन तो ही दे रहे हैं। तो $6.2 बिलियन कब मिलेंगे? जब आप उनको प्रोजेक्ट बना के देंगे, यानी 3-4 साल के अंदर आपको मिलेंगे। अमाउंट ऐसे नहीं आपके अकाउंट में आ जाएगी, नहीं आएगी इतनी जल्दी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा यूरोपीय यूनियन ने बोला कि $50 करोड़ वो देंगे आपको। यूएस एड ने बोला कि $10 करोड़ वहां से मिलेंगे आपको। फिर चाइना कहने के $10 करोड़ वो देगा। जर्मनी $8 करोड़ 80 लाख देगा। जापान जो है $7 करोड़, $7 करोड़ 70 लाख पे करेगा आपको। फ्रांस $1 करोड़ देगा, ठीक है। सऊदी अरब $1 करोड़ देगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपको $1 करोड़ देगा। यानी टोटल $11 बिलियन की बात हो रही है, और $11 बिलियन अभी फौरन नहीं आ जाएंगे, मगर फिर भी अनाउंसमेंट से ये होगा कि पब्लिक का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा कि ठीक है, मुल्क में पैसा आ रहा है या आने वाला है, तो मुल्क डिफॉल्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। आईएमएफ भी उधर तैयार बैठा है, ठीक है भाई, हम मीटिंग करेंगे आपसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तमाम चीज़ों से गुड न्यूज़ जो है मार्केट में आई है, अच्छी न्यूज़ आई है, और उससे जो इन्वेस्टर्स हैं और पब्लिक का कॉन्फिडेंस अच्छा बहाल हुआ, और उनको ये अंदाजा हुआ हाँ भी मुल्क डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। तो ये होगा कि बस अब उनके जहन में अगर ये चीज़ आती है तो मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, डॉलर्स आ जाएंगे तो सी होगा, हम पेमेंट कर देंगे इंपोर्ट्स की, और इंपोर्ट्स भी हो जाएगी, और जिस चीज़ की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक अच्छी न्यूज़ ये भी आई है हमारे पास कि जो कराची पोर्ट पर जो है 3.5 लाख टन वीट हमने रिसीव कर लिया रशिया से। तो बहुत अच्छी बात है ये कि भाई कराची पोर्ट पर जो है रशिया के 2 जो हैं जहाज आ चुके हैं, जो कि 3.5 लाख टन वीट लेकर आए हैं। अच्छा, रशिया से हमने साढ़े सात लाख टन, 7.5 लाख टन टोटल वीट की बात की हुई है। 3.5 आ चुकी है। 4 लाख टन वीट जो है तकरीबन मार्च तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वीट का मसला है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। आटे की कीमत जो ₹160 है उसको नीचे आने चाहिए। बहुत ऊपर चला गया आटा, ठीक है। तो बज़ाहिर देखे जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी हमें अच्छी नजर आ रही है, और थोड़ी सी बेहतरी हमें नजर आ रही है, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है कि भाई कम अज कम इन तमाम न्यूज़ के बाद के रशिया अगर हमें वीट दे रहा है, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ ममालिक से हमें प्लेज मिलेंगे, ठीक है। आईएमएफ भी उधर एग्री हो गया है मीटिंग के हवाले से, ठीक है। तो मुल्क में बेहतरी के चांस हमें नजर आ रहे हैं, हाँ थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, ठीक है। और डिफॉल्ट होने के करीब नहीं है, इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, इसलिए कि ये डिफॉल्ट होने के बाद के जो हालात हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हम यूनान की बात कर लें, यूनान 2015 के अंदर जो है डिफॉल्ट हुआ था, और उसके बाद अर्जेंटीना जो है वो 2020 में, मई 2020 में डिफॉल्ट हुआ। फिर जम्बिया जो है 2020 में डिफॉल्ट हुआ, नवंबर 2020 में। श्रीलंका अप्रैल 2022 में डिफॉल्ट हुआ, और घाना जो है अभी दिसंबर 2022 में डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो डिफॉल्ट होने के बाद होता है क्या है, वो कंडीशन बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है। जैसे कि श्रीलंका की बात कर लें तो वहां पे 61% इन्फ्लेशन हो गया, यानी इन्फ्लेशन कहाँ चला गया। फिर आपकी जो एक्सपोर्ट से बिल्कुल नीचे आ गई, रिजर्व बिल्कुल नीचे आ गई, ठीक है। फिर करेंसी आपकी इतनी डी वैल्यू हो गई, सॉरी डेप्रिशिएट हो गई। तो उसके बाद की जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि आप यकीन जाने बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना इस कंडीशन में, ठीक है। तो अभी हमारी हालत ऐसी है, हमारी परचेजिंग पावर देख लें, गरीब आदमी की हालत देखें क्या हो रही है। तो डिफॉल्ट के बाद के हालात बहुत खतरनाक होते हैं। फिलहाल तो मजबूरन हमें इस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा प्रोग्राम, मगर आगे के लिए हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। कोई आसान आसान चीज़ नहीं है ये। यानी अगर मुल्क के हालात देखे जाएं तो इकोनॉमिकली एक काफी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई मुल्क में रिजर्व कम हो रहे हैं, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है, गैस का मसला, लोड शेडिंग का मसला। गैस की लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग भी हो रही है।
ठीक है, टैक्सेस की भरमार है, तो तमाम चीज़ों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो आप लाइबिलिटी से लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि लोग पैसे देंगे तो आप बचोगे, मगर कब तक चलेगा भाई ऐसे? दूसरों पे आप कब तक डिपेंड करोगे? अपने आप को आप स्ट्रांग करो। ठीक है कि हमने जो है, दुनिया जो है इस वक्त फेस कर रही है। अच्छा, एक चीज और नोट करें कि दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि हमने फेस किए हैं सिर्फ, मगर वो दुनिया वो उस चीज के लिए स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है, वो उसको ठीक उसमें वो सरवाइव कर रहे हैं, और उन्होंने हकीकी हिकमत अमली बनाई हुई है कि हमें किस तरह लेके चलनी है चीजों को। ये थोड़ी है कि बिल्कुल हमारी तरह जो है इतने कम रिजर्व, वो भी मांगे तांगे पे, सहारे पे नहीं चल रही है दुनिया। ठीक है, तो ठीक है, ये भी समझ में आता है कि भाई क्राइसिस है वर्ल्ड के अंदर है, मगर इतने बदतरीन क्राइसिस, तो पाकिस्तान की इस वक्त हमें हालत, इकोनॉमिक कंडीशन नजर आ रही है कि क्या कहाँ पहुंचे हुए हैं आप। यानी मुल्क में थोड़ी सी वबा या थोड़ा बहुत जो है हालात आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो हमें खुल के नजर आ जाता है कि भाई बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हमें खुल के नजर आ जाता है कि मुल्क की हालत क्या है। तो इस तरह के हालात, बारिशें होना, ठीक है, वो जो एक हीट वेव आ गई थी मुल्क के अंदर, लोग इतने ज्यादा उसमें मर गए थे बेचारे। उसके बाद के हालात, फिर अभी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, क्राइसिस आए, इसके बाद मुल्क की जो पीछे चीजें छुपी हुई होती हैं सामने नजर आती हैं कि भाई असल में ये प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रॉब्लम को जब आपको नजर आ गई है, तो उसका आप कोई कोई हल निकालें उसका, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। फिलहाल तो अगर हम वर्ल्ड के हवाले से बात करें, तो वर्ल्ड के अंदर भी ये प्रॉब्लम चली है। हमारे पास कोरोना के आफ्टर इफेक्ट आए, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर है, फिर कमोडिटी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई है मार्केट के अंदर, फिर वर्ल्ड का इन्फ्लेशन है, फिर ग्लोबल स्लो डाउन है। ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को उन्होंने झंझोड़ा हुआ है, हिलाया हुआ है। ठीक है, और जब पूरी दुनिया हिली हुई है, तो सही बात है, हम भी दुनिया के ही पार्ट है, तो हम भी हिले फिर। मगर हम इतने हिल गए कि बिल्कुल ही, क्या बोले, बस कुछ ज्यादा हिल गए। ठीक है, तो हमें इस हवाले से आगे के लिए सोचना चाहिए कि आगे हमारी क्या प्लानिंग होगी, हमें किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इन तमाम चीज़ों से हम अपने आप को महफूज रख सकें। ठीक है, इंशाल्लाह, खुदा इंशाल्लाह हामी नासिर है पाकिस्तान का। खुदा हिफाजत करे मुल्क की, मुल्क खुदा पाकिस्तान की, खुदा इसको मज़ीद परवान चढ़ाए इंशाल्लाह, और मुल्क जो है हमारा मजबूत हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और जो पॉलिटिकली क्राइसिस है ख़ासतौर पर जल्द से जल्द वो ख़त्म हो, और इलेक्शन के बाद जो है इलेक्शन हो जल्द से जल्द, ताकि वो जो मामला चल रहे हैं वो सब खत्म हो और थोड़ी सी बेहतरी आए। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ गोएं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।